हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग रिसर्च प्रपोजल एंड डिजाइनिंग इस टॉपिक पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जो कि जेएनयू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में पहले पूछे गए थे और बाद में भी पूछे जाएंगे। सो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कॉन्सेप्ट्स इस टॉपिक पर क्लियर हो जाएगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस एमसीक्यूज को देखने के बाद आप एग्जाम में अच्छी तरीके से एमसीक्यूज भी सॉल्व कर पाओगे। स्टूडेंट्स, जेएनयू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 7 to 10 दिसंबर में है और इसके पूरे मार्क्स 100 है एंड इट हैज टू सेक्शंस, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होता है एंड इट इज फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसके लिए 50 मार्क्स है, एंड पेपर 2 इज फॉर सब्जेक्ट, जिसके लिए 50 मार्क्स है। तो अगर आपको जेएनयू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपको 50% मार्क्स लाने हैं। इसकी वजह से ग्लोबल ऑनलाइन टीम आपके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है, जिसकी मदद से आप जेएनयू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाइंग मार्क्स ला सको। इस कंप्लीट कोर्स में हम लोग वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें थियरी और एमसीक्यूज दोनों भी आते हैं। हम लोग फुल सिलेबस नोट्स और मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। ऐसे हमारे पास 10 मॉक टेस्ट है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज, तो इसी में ही आपके 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। हम आपको 1500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप सारी चीजें अच्छी तरीके से रिवाइज कर सको और आपकी कॉन्सेप्ट्स भी बिल्ड हो जाए। और इसी में से ही आपको एग्जाम में 40 एमसीक्यूज मिल जाएंगे आउट ऑफ 50 एमसीक्यूज। और ये सारी चीजें हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि इस कंप्लीट कोर्स की वजह से आप पासिंग स्कोर तो पा ही लोगे, बट आपको इंटरव्यू सेशन में भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। सो अगर आप इस कंप्लीट कोर्स को परचेस करना चाहते हो तो आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और इस कंप्लीट कोर्स की फीस ओनली 699 रुपीज है। सो गाइज, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस कंप्लीट कोर्स को परचेस कीजिए, ताकि आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर सको और आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए टाइम मिले उनको प्रिपेयर करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, अगर आप डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हो तो आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड की है। लॉगिन करने के बाद आपके ऐप पर ये स्क्रीन दिखेगा। देन स्टोर सेक्शन में जाने के बाद आप जेएनयू टाइप कीजिए, तो आपके पास कोर्स का पूरा ओवरव्यू आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसकी ड्यूरेशन है 1 मंथ। और कंटेंट सेक्शन में जाने के बाद आप वीडियो लेक्चर्स नोट्स देख सकते हो, और यहाँ पे आप डेमो लेक्चर्स देखने के बाद कोर्स को परचेस कर सकते हो। स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर। तो यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें यहाँ पे देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। सो पहला स्टेटमेंट है, अ रिसर्च प्रपोजल डिटेल्स द ऑपरेशनल प्लान फॉर ऑब्टेनिंग आंसर्स टू रिसर्च क्वेश्चंस। ओके, जब भी रिसर्च प्रपोजल हम लोग करते हैं, सो रिसर्च प्रपोजल में हमें पूरे हमारे जो रिसर्च का प्लान होता है उसको हमें पूरे डिस्क्राइब करना पड़ता है, राइट। सो जो भी कुछ हम लोग हमारे रिसर्च में करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल हम कौन से डेटा का इस्तेमाल करने वाले हैं, उन हम कौन से साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं, राइट। सो जो भी हमारा रिसर्च प्रॉब्लम हो, रिसर्च क्वेश्चन हो, हमें उसके आंसर्स अगर ऑब्टेन करने हैं, तो उसके लिए हम लोग कौन कौन से प्लान्स कर रहे हैं, वो सारे प्लान्स के डिटेल्स हमें रिसर्च प्रपोजल में देने होते हैं। यानी कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है, अ रिसर्च प्रपोजल डज नॉट अश्योर रीडर्स ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द मेथोडोलॉजी यूज टू ऑब्टेन आंसर्स एक्यूरेटली एंड ऑब्जेक्टिवली। ओके, सो जैसे कि मैंने बोला, हम रिसर्च प्रपोजल में सारे डिटेल्स देते हैं कि हम रिसर्च में क्या करने वाले हैं। उसी के साथ हम लोग ये भी डिटेल्स देते हैं कि हमारा जो मेथड्स है रिसर्च का, वो कितना वैलिड है, जिसकी वजह से हमारे रिसर्च के जो आंसर्स है वो एक्यूरेट है और ऑब्जेक्टिव भी है। बट यहाँ पे लिखा है कि डज नॉट अश्योर द रीडर्स, यानी कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुआ। सो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है 3, यानी कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमें पूछा है कि रिसर्च डिजाइन का मेन फंक्शन क्या होना चाहिए। ओके, सो रिसर्च डिजाइन का मतलब होता है कि हम लोग रिसर्च में बता देते हैं कि हम हमारे रिसर्च क्वेश्चन का आंसर किस मेथड से
किस मेथड से ढूंढ निकालेंगे, इसका मतलब होता है कि रिसर्च डिजाइन मतलब इट इज द पर्टिकुलर डिजाइन ऑफ द रिसर्च। ओके, सो पहला ऑप्शन है टू फाइंड रिसर्च सुपरवाइजर। सो अगर हमें रिसर्च सुपरवाइजर चाहिए तो हम लोग रिसर्च डिजाइन नहीं करेंगे, राइट। सो ये एलिमिनेट हो गया। टू फाइंड अ टॉपिक ऑफ रिसर्च, जब भी हमारे रिसर्च का टॉपिक तय होता है उसके बाद ही हम लोग रिसर्च डिजाइन बनाते हैं। सो अगर हमें रिसर्च के टॉपिक के बारे में जानना है तो हम रिसर्च डिजाइन नहीं बनाएंगे, राइट। सो रिसर्च डिजाइन का ये मेन फंक्शन नहीं है। सो ये एलिमिनेट हो गया। तीसरा है टू एक्सप्लेन हाउ यू विल फाइंड आंसर्स टू योर रिसर्च क्वेश्चंस। ओके, अगर हमें एक्सप्लेन करना है कि हम लोग हमारे रिसर्च क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे ढूंढ निकालेंगे, राइट, तब भी हम रिसर्च डिजाइन करेंगे और रिसर्च डिजाइन का यही मेन फंक्शन होता है। सो ये इसका सही आंसर है। एंड लास्ट इज टू फाइंड आउट अबाउट अवेलेबल फिनेंशियल सोर्सेस। अगर हमें अवेलेबल फिनेंशियल सोर्सेस ढूंढ निकालने हैं तो हम रिसर्च डिजाइन नहीं करेंगे, राइट। सो ये इसका मेन फंक्शन नहीं है। सो ये भी एलिमिनेट हो गया। सो इसका सही आंसर है 3। अब यहाँ पे पूछा है द फॉलोइंग इज अ रोड मैप दैट द रिसर्चर डिसाइड्स टू फॉलो ड्यूरिंग हिज और हर रिसर्च जर्नी टू फाइंड आंसर्स ऑफ द रिसर्च क्वेश्चंस एज वैलिड, ऑब्जेक्टिव, एक्यूरेट एंड इकोनॉमिक एज पॉसिबल। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो एक रोड मैप होता है रिसर्चर के लिए कि वो डिसाइड करे कि उसको रिसर्च कैसा करना चाहिए टू फाइंड आउट आंसर्स ऑफ द रिसर्च क्वेश्चंस, जो आंसर्स रिसर्च क्वेश्चंस के वैलिड हो, ऑब्जेक्टिव हो, एक्यूरेट हो एंड इकोनॉमिक भी हो। सो पहला ऑप्शन है रिसर्च प्रपोजल। सर रिसर्च प्रपोजल ये एक प्रपोजल होता है रिसर्च का जिसमें हम लोग रिसर्च डिजाइन को इंक्लूड करते हैं, जिसमें हम लोग ये बोलते हैं कि हमारे रिसर्च में हम लोग कौन से मेथड्स यूज करने वाले हैं। इसमें हम लोग ये भी मेंशन करते हैं कि हमारा रिसर्च कितना ऑब्जेक्टिव है, और हम लोग ये भी मेंशन करते हैं कि हमारे रिसर्च को कौन से लोगों ने फंडिंग दिया है। और हम लोग ये भी आस्क करते हैं, मतलब पूछते हैं कि हमारे रिसर्च को कौन सा कंपनी फंडिंग देगा। सो इसका मतलब होता है कि रिसर्च प्रपोजल। सो दिस इज नॉट द रोड मैप कि whether researcher decides to follow during his or her research journey to find the answers of the research questions। so ये eliminate हो गया। दूसरा है hypothesis, यानी कि it's a prediction of the answers to our question। so ये भी eliminate हो गया। तीसरा है केस स्टडी। केस स्टडी ये रिसर्च मेथड होता है। सो ये भी एलिमिनेट हो गया। एंड द लास्ट ऑप्शन इज रिसर्च डिजाइन। सो रिसर्च डिजाइन इज द रोड मैप जिसमें हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमारे रिसर्च क्वेश्चन के आंसर्स हम कैसे ढूंढ निकालेंगे। सो ये इसका सही आंसर है, आंसर 4। स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पे पूछा है कि जब भी हम लोग कोई भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तब रिसर्च डिजाइन का सिलेक्शन करना बहुत क्रुशियल होता है, जिसकी वजह से हम लोग कहाँ कहाँ तक आते हैं, मतलब इनेबलिंग यू टू अराइव एट। सो पहला ऑप्शन है वैलिड फंडिंग, दूसरा है वैलिड फाइंडिंग्स, कंपैरिजंस एंड कंक्लूजंस, तीसरा है वैलिड ट्रैवल फॉर रिसर्च एंड द लास्ट वन इज वैलिड क्वेश्चंस। सो वैलिड फंडिंग, जब भी हम लोग रिसर्च डिजाइन करते हैं तब हमें ये नहीं पता होता है कि हमारे रिसर्च के फंडिंग्स कितने वैलिड होंगे, बिकॉज रिसर्च डिजाइन का ये मेन फंक्शन होता ही नहीं है कि हमारे रिसर्च में वैलिड फंडिंग मिल जाए। सो ये एलिमिनेट हो गया। दूसरा है वैलिड फाइंडिंग्स, कंपैरिजंस एंड कंक्लूजंस। यस, जब भी हमारा रिसर्च क्वेश्चन होता है और हमें उस रिसर्च क्वेश्चन के लिए सोल्यूशन चाहिए, राइट, तो उसके लिए हमारे पास वैलिड फाइंडिंग्स हमें चाहिए, वैलिड कंपैरिजंस होने चाहिए कि हम लोग वैलिड वेरिएबल्स के बीच कंपैरिजंस कर सके, एंड लास्ट इज कि कंक्लूजंस भी वैलिड होने चाहिए। तो जब भी हम लोग रिसर्च डिजाइन अप्रोप्रिएटली चूज करते हैं, एंड इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज हम वैलिड फाइंडिंग्स तक आते हैं, कंपैरिजंस तक और कंक्लूजंस तक आते हैं। सो ये इसका सही आंसर है। थर्ड है वैलिड ट्रैवल फॉर रिसर्च। ये भी नहीं आएगा बिकॉज इट्स नॉट लॉजिकल कि वैलिड ट्रैवल फॉर रिसर्च तक हम लोग आ जाएंगे, राइट। सो ये भी एलिमिनेट हो गया।
एंड वैलिड क्वेश्चंस, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज जब भी हमारे पास क्वेश्चन होता है तब भी हम लोग रिसर्च डिजाइन करते हैं। सो इसका सही आंसर है टू। फिफ्थ है, व्हेन सिलेक्टिंग अ रिसर्च डिजाइन इट इज इम्पोर्टेंट टू एंश्योर दैट इट इज, जब भी हम लोग रिसर्च डिजाइन को सिलेक्ट करते हैं तब क्या इम्पोर्टेंट होता है कि हमने क्या इंश्योर किया होना चाहिए। पहला ऑप्शन है कि हैविंग फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट, जैसे कि हमने देखा कि रिसर्च डिजाइन और फंडिंग का कोई मतलब नहीं है, मतलब रिसर्च डिजाइन का मेन फंक्शन फंडिंग होता ही नहीं है, सो ये एलिमिनेट हो गया। लेस रिसर्च, अगर हमारे रिसर्च डिजाइन हम ऐसा सिलेक्ट करते हैं जिसकी वजह से हम लेस रिसर्च कर पाते हैं, सो ये इम्पोर्टेंट नहीं होगा, राइट। अगर हम ऐसा रिसर्च डिजाइन सिलेक्ट करेंगे जिसकी वजह से हम अच्छी तरीके से रिसर्च कर पाए और ज्यादा से ज्यादा रिसर्च कर पाए, देन एंड ओनली देन दैट रिसर्च डिजाइन विल बी इम्पोर्टेंट। सो ये भी एलिमिनेट हो गया। तीसरा है सेफ एंड एम्बिशियस, एंड लास्ट वन इज वैलिड, वर्केबल एंड मैनेजेबल। जब भी हम लोग रिसर्च डिजाइन को सिलेक्ट करते हैं तो वो सेफ तो होना ही चाहिए, एम्बिशियस भी होना चाहिए, बट यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में लिखा है कि वो वैलिड होना चाहिए, वो वर्केबल होना चाहिए और वो मैनेजेबल भी होना चाहिए। सो इसका मतलब ये है कि इसका फोर्थ जो आंसर है, जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। बिकॉज जब भी कोई रिसर्च डिजाइन वैलिड होता है, वर्केबल होता है और मैनेजेबल होता है तब भी हम लोग अच्छी तरीके से रिसर्च कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन अ क्वेश्चनियर। ओके, सो क्वेश्चनियर ये एक टूल होता है, मतलब इट्स अ रिसर्च टूल। ओके, जहाँ पे हम लोग लोगों को क्वेश्चंस पूछते हैं। फॉर एग्जांपल सर्वे, सो सर्वे में हम लोग लोगों को क्वेश्चंस पूछते हैं थ्रू द ऑनलाइन मोड, राइट। जब भी हम लोग क्वेश्चनेयर्स को डिजाइन करते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। पहला तो यही आएगा कि हम क्वेश्चनेयर्स क्यों बना रहे हैं, मतलब हमारे स्टडी का प्राइमरी और सेकेंडरी एम क्या होना चाहिए। सो व्हाट शुड बी द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एम, राइट। दूसरा तो ये आएगा कि हम लोग ये देखेंगे कि हमारे स्टडी में कितने लोग अवेलेबल है, मतलब कितने सैंपल्स है, ताकि हम लोग उसके हिसाब से भी क्वेश्चंस बना पाए। देन हम लोग क्वेश्चनियर का ड्राफ्ट बनाएंगे, मतलब एक सैंपल बनाएंगे क्वेश्चनियर का, इतने ये क्वेश्चंस होंगे और इतने सारे क्वेश्चंस होंगे। एंड उसके बाद हम लोग उस ड्राफ्ट्स का रिवीजन करेंगे। ओके, सो ऑप्शन है रिवीजन ऑफ द ड्राफ्ट, जैसे कि हमने देखा हम यहाँ पे जो ड्राफ्ट बनाएंगे क्वेश्चनियर का उसको हम लोग वैसे भी रिवाइज करेंगे। ये तो उस उनमें से एक स्टेप है। दूसरा है प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ क्वेश्चनियर, ये तो हमें वैसे भी बनाना पड़ेगा। ये भी एक स्टेप है। तीसरा है राइटिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एम्स ऑफ द स्टडी, जब भी हमें स्टडी के प्राइमरी और सेकेंडरी एम्स को राइट करना है, ये एक उसका स्टेप है, राइट। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पे हमें पूछा है कि रिसर्च डिजाइन क्या होता है। जैसे कि हमने देखा रिसर्च डिजाइन में हम लोग बोलते हैं या फिर हम लोग राइट करते हैं एग्जैक्टली कि हम हमारे रिसर्च क्वेश्चन का सल्यूशन कैसे ढूंढ निकालेंगे, राइट। वो सारे हम लोग जो मेथड्स इस्तेमाल करेंगे, हम एग्जैक्टली वो कैसे करेंगे वो हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। पहला ऑप्शन है सैम्पलिंग यूजिंग अ सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग ये एक टेक्निक होती है डेटा कलेक्शन की, बट रिसर्च डिजाइन में ओनली हम लोग सैम्पलिंग नहीं करते, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। ये एलिमिनेट हो गया। दूसरा है लिटरली द रिसर्चर्स ब्रीफ केस, नो इट इज नॉट द लिटरेचर सॉरी रिसर्चर्स ब्रीफ केस। ये भी एलिमिनेट हो गया। तीसरा है आइडेंटिफाइंग पीपल हु आर सुटेबल फॉर रिसर्च, अगर हमें पीपल्स को ढूंढ निकालना है विच आर सुटेबल फॉर आर रिसर्च, तो वो रिसर्च डिजाइन नहीं है। ये भी एलिमिनेट हो गया। एंड द लास्ट वन इज सैम्पलिंग ऑफ पीपल न्यूज़पेपर्स टेलीविजन प्रोग्राम्स एक्सेट्रा, जब भी हम लोग पीपल न्यूज़पेपर्स को टेलीविजन प्रोग्राम्स को सैम्पलिंग करेंगे, दैट इज द रिसर्च डिजाइन। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ रही है, मतलब यहाँ पे हम लोग पीपल है, देन न्यूज़पेपर्स है, टेलीविजन प्रोग्राम्स है, इनका इस्तेमाल करते हैं।
एंड यहाँ पे उनका हम सैम्पलिंग भी करते हैं। सो ये इसका सही आंसर है, दैट इज सैम्पलिंग ऑफ पीपल, न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक भरना है। तो स्टेटमेंट है रिसर्च डिजाइन इज अ डैश फॉर कंडक्टिंग द मार्केटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट। अगर हमें मार्केटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट करना है तो उसके लिए रिसर्च डिजाइन क्या है? सो पहला है स्ट्रैटेजी, दूसरा है फ्रेमवर्क, तीसरा है ब्लूप्रिंट एंड द लास्ट वन इज बोथ 2 and 3। सो कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं बिकॉज रिसर्च डिजाइन तो इसके लिए स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, फ्रेमवर्क भी हो सकता है, ब्लूप्रिंट भी हो सकती है, और दोनों भी फ्रेमवर्क एंड ब्लूप्रिंट। सो स्ट्रैटेजी, सो रिसर्च डिजाइन ये ओनली यहाँ की स्ट्रैटेजी नहीं है। रिसर्च डिजाइन की मदद से हम मार्केटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट तो अच्छी तरीके से कर पाएंगे, बट इट इज नॉट द ओनली स्ट्रैटेजी। सो ये एलिमिनेट हो गया। दूसरा है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क यानी कि ऐसी थिंग कि जहाँ पे हम लोग एग्जैक्टली बोल सके कि हम लोग ये रिसर्च कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेशंस होंगे। सो दैट इज द फ्रेमवर्क। एंड थर्ड इज ब्लूप्रिंट यानी कि डिजाइन प्लान, ऐसा प्लान जो हम लोग पेपर पर ड्रॉ कर सके। सो रिसर्च डिजाइन में हम लोग ड्रॉ भी करते हैं कि हमारा रिसर्च कैसा होगा। सो यानी कि बोथ 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज रिसर्च डिजाइन इज अ फ्रेमवर्क एंड ब्लूप्रिंट फॉर कंडक्टिंग द मार्केटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट। नाउ यहाँ पे पूछा है कि रिसर्च डिजाइन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। सो इनमें से कौन सी चीजें रिसर्च डिजाइन में होती है? पहला ये है कि सिलेक्टिंग अ रिसर्च मेथड, जैसे कि हम रिसर्च डिजाइन में ये डिस्क्राइब करते हैं कि हम रिसर्च में कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग ये भी बताएंगे कि हम कौन से रिसर्च मेथड्स को सिलेक्ट किया है और कैसे हम लोग उनको सिलेक्ट करेंगे। सो ये रिसर्च डिजाइन में आ जाएगा। दूसरा है ऑपरेशनलाइजेशन। ऑपरेशनलाइजेशन का मीनिंग है मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर डिफाइंड थ्रू ऑपरेशन बाय विच वी मेजर देम। सो यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगी, मोस्ट बेसिक भी होंगे कॉन्सेप्ट्स, उनको हम लोग ऑपरेशन के जरिए डिफाइन करेंगे ताकि हम लोग ऐसी कॉन्सेप्ट्स को मेजर कर सके। सो यानी कि रिसर्च डिजाइन में ये भी आ जाएगा। तीसरा है सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी। जो भी कुछ सैम्पलिंग टेक्निक्स हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, वो भी हम रिसर्च डिजाइन में डिस्क्राइब करेंगे। सो ये भी आ जाएगा। एंड द लास्ट वन इज राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट तो हम लोग बहुत ही एंड में लिखेंगे, जब भी हमारे पास रिसर्च के रिजल्ट्स और कंक्लूजन होंगे। सो रिसर्च डिजाइन में ये इंक्लूड नहीं होता है। ओके, सो इसका सही आंसर है ए, बी एंड सी, यानी कि आंसर 3। नाउ यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है और यहाँ पे स्टेटमेंट है इज द नेम ऑफ द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच द रिसर्च इज कैरिड आउट। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो रिसर्च का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है जिसमें हम लोग रिसर्च करते हैं? सो पहला ऑप्शन है रिसर्च पैराडिम। रिसर्च पैराडिम यानी कि रिसर्च पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव, सो हमारे रिसर्च का कौन सा अप्रोच है या फिर कौन सा पर्सपेक्टिव है। दूसरा है सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च। सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च यानी कि प्लान फॉर रिसर्च। सो इसमें प्रॉब्लम को स्टेट किया होता है, मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम होता है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, हाइपोथेसिस, प्रोसीजर एंड डिजाइन ऑफ स्टडी, सैंपल टू बी सिलेक्टेड, टूल्स टू बी डेवलप्ड फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा, quantitative और qualitative techniques used for analysis and interpretation of data। सो सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च में रिसर्च डिजाइन आता है। सो यानी कि ये तो एलिमिनेट हो गया। तीसरा है रिसर्च डिजाइन, जैसे कि हमने देखा रिसर्च डिजाइन ये एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है जिसमें हम लोग रिसर्च करते हैं, यानी कि ये एक रिसर्च मेथड होती है। सो ये इसका सही आंसर है। एंड द लास्ट वन इज रिसर्च हाइपोथेसिस, यानी कि रिसर्च के जो प्रेडिक्शंस होते हैं वो। सो ये भी एलिमिनेट हो गया। एंड रिसर्च पैराडिम भी एलिमिनेट हो गया बिकॉज इट इज द रिसर्च पर्सपेक्टिव। सो सही आंसर है रिसर्च डिजाइन।
So students, thank you for watching this video. If you like this video, then please hit the like button and stay tuned for next video.